देखिए, पॉलिटेक्निक के बारे में आप ऐसे तो बेसिक जानते होंगे, कितना सवाल आएगा। मैथ अभी अभी पढ़ाया गया आपको, मैथ से कितना सवाल आएगा? आप फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री से भी 30। ठीक है, अगर इसमें आप 70 प्लस सही कर देते हैं क्वेश्चन, टोटल 90 है ना, तो आपको जो सबसे टॉप कॉलेज है उसमें एडमिशन मिल जाएगा 70 प्लस में। अब इससे और आगे अगर बढ़ जाते हैं 80 प्लस, तो आप जो कॉलेज आप चाहिएगा वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टॉप करने के लिए सोचे हैं तो 80 प्लस नहीं, 90 के आसपास पूरा 1-2 क्वेश्चन आप गलत कर पाएंगे। 89, 88 जो सही कर देता है वो टॉप कर जाता है। ठीक है, आज इसमें एग्जाम को निकालना बहुत आसान है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, लेवल वो 10th ही के आधार पे होता है। जैसे 10th क्लास में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो, थोड़ा टफ बना दे, लेकिन लेवल किसका रहेगा? 10th का। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो अच्छा इसमें आप कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कर लीजिएगा तो 10th के बाद ये 3 साल का कोर्स होता है ना, 3 साल का कोर्स है। देखो, आपको अच्छा नंबर लाने के लिए जो बताए अभी, इसलिए बताए कि जो 3 साल का कोर्स है इसके लिए बिहार में कॉलेज तो बहुत सारा है। पूर्णिया में कॉलेज है, गया में कॉलेज है, पटना में है, बहुत सारी जगह पे कॉलेज है। लेकिन आपको कौन सा कॉलेज चाहिए? तो आपको कोशिश करना है कि हमको जाना है पटना। कहाँ जाना है? हम लोग पटना के आसपास है, तो अगर हम लोग का पटना हो जाता है तो मसौढ़ी से आसपास गांव से भी पटना जाके कॉलेज कर सकते हैं, तो बहुत तरह का सुविधा भी हो जाएगा। और सबसे जो टॉप कॉलेज है वो पटना वाला है। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन लेने का फायदा क्या होगा कि अगर आप इस कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो इसमें पढ़ाई होता है। बाकी सब जो कॉलेज है ना बिहार में, उस सब जगह पढ़ाई नहीं होता है। आप एडमिशन तो ले लीजिएगा लेकिन वहां पे पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। तो बताओ, खाली पॉलिटेक्निक पास होने से हमको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ये 3 साल के अंदर जो हमको पढ़ना है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तब आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, अब जॉब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं कि प्राइवेट। सब कोई जाना चाहेगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार चले गए तो आराम का नौकरी है, पैसा भी ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? तो अगला जो 3 साल एंट्रेंस के लिए आप टेंशन ना लो, आप यहाँ पे आ गए हो ना, एकदम गारंटी हम दे सकते हैं कि सिलेक्शन आपका तय है। अब उसमें कितना बेटर सिलेक्शन होगा, पास हर कोई करेगा, एडमिशन सबका मिलेगा, लेकिन हमको कहाँ चाहिए? ये इस पे टारगेट करो। आज के टाइम में पॉलिटेक्निक पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एडमिशन लेना अभी भी बड़ी बात है, क्योंकि आप टॉप रैंक में आइएगा तभी आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो सब बच्चा टारगेट क्या करेगा कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कोशिश करें कि हम पटना पहुंच जाए। ठीक है, इसके लिए जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, आज का काम आज करके आइएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा। अब हम आपको बोले कि 50 को सवाल है बना के आइए, कल आके बोले बना के आए हो जी, तो नहीं सर, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। फिजिक्स में टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? 30। इसमें से सबसे बड़ा सेक्शन है तुम्हारा प्रकाश। हाँ, जो कि क्लास 10th का भी बच्चा पढ़ा है, क्लास 12th का भी बच्चा पढ़ा है। 10th में प्रकाश के नाम से पढ़े, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, 3 चैप्टर 10वां में पढ़ना था। अगर 12th का बात करें तो 12th में आप पढ़े थे प्रकाश में किरण प्रकाश की। क्या पढ़े थे? किरण प्रकाश की। और इसका एक दूसरा पार्ट था जिसका नाम था तरंग प्रकाश की। तो इससे सवाल एकाध को आ सकता है, वो भी गुण के आधार पर। तरंग प्रकाश की का गुण के आधार पर एकाध को सवाल बनेगा, बाकी सब सवाल कहां से बनेगा? किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में हम क्या पढ़ते हैं? जो 10वां में पढ़ते हैं उसे थोड़ा ज्यादा, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के बारे में 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो उससे भी पॉलिटेक्निक में सवाल होता है। इससे कितना क्वेश्चन रहेगा? 5 से 6 सवाल रहेगा। अब सोचो टोटल क्वेश्चन कितना है? अब 5 से 6 एक चैप्टर से आ रहा है, इससे ज्यादा सवाल किसी चैप्टर से नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे रहेगा? प्रकाश से रहेगा।
तो बताओ, अगर हम प्रकाश को ठीक ठाक से समझ लें तो पांचों छो जितना क्वेश्चन आएगा ना सब क्वेश्चन बन जाएगा, एक को छूटने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो सबसे जो बड़ा है सबसे पहले इसी को पढ़ा देते हैं। इसके बाद अगर आप बड़ा चैप्टर पूछिएगा कि कौन है सर, तो इसके बाद एक चैप्टर का नाम सुने होंगे जिसका नाम है विद्युत धारा। सुने हैं? विद्युत धारा। ये सब पढ़े भी होंगे। तो आप जो पढ़े हैं उसका प्रयोग तो होगा ही होगा। साथ में आपको यहां पे ये सिखाया जाएगा कि पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन का आधार क्या है, क्वेश्चन किस स्तर का पूछा जाता है, क्या प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है, पिछले सालों में जो परीक्षा हुआ ना उसका क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे हम। लेकिन पढ़ाने के बाद देखना मैक्सिमम 95% क्वेश्चन तुम खुद बना लोगे, 5% क्वेश्चन बचेगा जिसको हमको बोलना पड़ेगा कि इसमें ऐसा करना है। समझ में आ रहा बात? तो हम सबसे पहले इसी को शुरू कर देते हैं। ठीक, तो आप हेडिंग डालिए, तो हेडिंग डालिए प्रकाश। देखिए सबसे पहला सवाल क्या बनता है प्रकाश से, इसके गुण से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। देखो प्रकाश के लिए आप ये फॉर्मूला सुने हैं क्या कि प्रकाश के चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है C बराबर F इंटू लैम्डा। सुने ऐसा? प्रकाश का जो चाल होता है उसको कौन सी से लिखते हैं? C से। C क्या है? C प्रकाश का चाल। C को क्या बोलते हैं? प्रकाश का। F को बोलते हैं आवृत्ति। F को क्या बोलते हैं? प्रकाश का आवृत्ति। और लैम्डा को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या बोला जाता है? तरंग दैर्घ्य। तो आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के लिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू F इंटू। सवाल क्या पूछता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है। ठीक, जैसे हवा है ना, हवा से प्रकाश आया, इधर पानी है, तो हवा से प्रकाश कहां जा रहा है? पानी में। पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन बदलेगा, या पूछ देगा कि इसमें से कौन नहीं बदलेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सवाल बनता है और हमेशा पूछा जाएगा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, बताइए प्रकाश का कौन सा गुण बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। तो यहां पे तीन ही चीज ना है, एक है और एक है। अब बताओ अगर अच्छा ये बताओ प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया, उसका चाल बदलेगा कि नहीं? कॉमन सेंस का सवाल है। तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि प्रकाश हवा से पानी में गया, जितना तेज हवा में चलेगा क्या उतना ही पानी में भी चलेगा? नहीं ना, यानी कि चाल तो बदलेगा। तो पहला तो इसी धरा जा रहा है कि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा तो उसका चाल बदलेगा। अब बताओ चाल बराबर है F इंटू लैम्डा, तो जब E बदल गया तो E दोनों में से किसी को बदलना पड़ेगा, या तो ये दोनों बदलेगा या तो कोई एक तो बदलेगा। अगर E नहीं बदले तो E बदल जाएगा? नहीं ना। अगर C बदल गया है तो या तो E बदलेगा या तो E बदलेगा या तो दोनों बदलेगा। तो ध्यान रखना है कि केवल E बदलेगा, लैम्डा बदलेगा। E आवृत्ति कभी बदलने वाला चीज नहीं है। क्या क्लियर हुआ? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, प्रकाश एक माध्यम से हवा से पानी में, पानी से कांच में, कांच से हीरा में, जो भी हम माध्यम का नाम ले रहे हैं सब में प्रकाश गमन करता है। बताओ हवा पारदर्शी, पानी पारदर्शी, कांच पारदर्शी, हीरा पारदर्शी, तो सब में प्रकाश जाएगा ना। अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया तो प्रकाश का चाल बदलेगा, प्रकाश का चाल, साथ में लैम्डा भी बदलेगा। लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य भी उसका बदल जाएगा। कौन नहीं बदलेगा? क्लियर हुआ? तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश का चाल तथा तरंगदैर्घ्य, तो प्रकाश का चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य व चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। लेकिन
लेकिन आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। लेकिन आवृत्ति हमेशा नियत रहता है। देखो अभी जो पॉलिटेक्निक का हम क्लास कर रहे हैं तो इसको पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। आप जब पॉलिटेक्निक का तैयारी करने आए हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश को हम पहले एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ा दें और उसके बाद सवाल करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम टारगेट करेंगे कि प्रकाश से कौन कौन सवाल निकल सकता है, समझ रहे हैं। हमको क्वेश्चन पे टारगेट करना है ना, कि हमको ज्ञाता बनना है, नहीं, हमको पॉलिटेक्निक की परीक्षा में जितना अधिक से अधिक नंबर लाना है, तो हम टारगेट भी उसी को करेंगे, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव। अगर जैसे मान लो कि प्रकाश तुमको मन है कि पूरा अच्छे से पढ़ लें, तो उसका हम लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे जो भी हम पढ़ाएंगे ना, इस सब वीडियो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जो क्लास में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इस सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और सब यूट्यूब पे जाएगा। तो आप घर पे बैठ के इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि प्रकाश को सर थोड़ा सा डिटेल में हमको पढ़ना है, तो प्रकाश को पढ़ाया हुआ है, आपको हम उसके ये वीडियो जो डालेंगे उसके नीचे उसका एक लिंक डाल देंगे। आपको मन करेगा कि आधा घंटा में प्रकाश को अच्छे से देख ले, तो लिंक से आप वीडियो को भी देख सकते हैं। क्लास में हम क्या टारगेट करेंगे कि पॉलिटेक्निक का सवाल प्रकाश चैप्टर से कौन आ सकता है। जो सवाल बन गया उस सब सवाल कॉपी में आपके रहेगा, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या समझ में आया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति बदलने वाला चीज नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि श्वेत प्रकाश जो दिख रहा है ना आपको, इसमें कितना रंग है? 7 रंग है। कोई पूछ दे कि बताओ रंग किस चीज पर निर्भर करता है? रंग किस चीज पर निर्भर करता है? जैसे प्रकाश में 7 रंग है, बैजनिया पिनाला, जिसको अंग्रेजी में विबजियोर कहते हैं या विबगियोर कहते हैं, ये ना होता है। बैगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर है ना। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि प्रकाश का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग किस चीज पर निर्भर करता है? तो ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का रंग निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? तो अगला पॉइंट लिखिए। देख लो क्वेश्चन कहां से निकल रहा है। प्रकाश सब पढ़े हैं ना, लेकिन ऐसा ऐसा सवाल पूछता है। तो जो भी सवाल पूछता है हम सब सवाल को लेके चल रहे हैं। कॉपी को अच्छे से पढ़ जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। लिखिए, प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा F, आवृत्ति के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा F। F से फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? F पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई पूछ दे, अगला सवाल पूछ दे कि बताओ आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक से भी सवाल आता है, उसको भी हम बताएंगे। बोले कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है? इसको लिखते हैं HZ से। हम बोल क्या रहे हैं? हर्ट्ज। ये हर्ट्ज नाम का एक वैज्ञानिक था। हर्ट्ज कौन था? इसी के नाम पे इसका एसआई मात्रक बनाया गया है। बहुत सारा वैज्ञानिक के नाम पे बना है ना, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन बताओ आदमी का नाम था ना, उसके नाम पे बना दिया गया। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। कोई पूछे तरंगदैर्घ्य का, लैम्डा इसका सिंबल है। फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं, ये मात्रक है नहीं, एफ से फ्रीक्वेंसी बता रहा है, लैम्डा से तरंगदैर्घ्य बता रहा है, और सी से प्रकाश का चाल बताया जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को कौन सी में नापते हैं? हर्ट्ज में। उसी तरह से पूछ दे कि लैम्डा को कौन सी में नापते हैं? लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज, इसका एसआई मात्रक। तो लैम्डा का एसआई मात्रक होता है मीटर। लैम्डा एक दूरी होता है। लैम्डा क्या होता है? दूरी। सी क्या था? चाल था। चाल का एसआई मात्रक
मीटर पर। तो ये आप ऐसे फॉर्मूला लिख के दिखा दीजिए, नीचे ऐसे फॉर्मूला लिख के दिखा दीजिए कि फ्रीक्वेंसी कौन सी में नापते हैं, हर्ट्ज में, लैम्डा को मीटर में, और चाल को दिखा दीजिए। हो गया। अब सुनो, इधर ध्यान दो, जो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है, इसका ऐसा ही मात्रक तो मीटर है, काहे कि एक तरह का ही दूरी है, तरंगदैर्घ्य एक तरह का। देखो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंग ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो यहां से चल के यहां तक पहुंचा ना, तब इसको बोलेंगे कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ। यहां से चल के यहां तक पहुंचा तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है, या एक वेव कंप्लीट हुआ, एक वेव, ये वन वेव हुआ। फिर यहां से ऐसे चला, यहां पहुंच गया तो टू वेव हो गया। एक वेव में ये जितना दूरी तय किया ना, इसी को बोला जाता है लैम्डा। तो लैम्डा दूरी है ना, इसलिए इसका ऐसा मात्रक क्या बोल रहे हैं, मीटर। तो क्या हमेशा लैम्डा को मीटर में मापा जाएगा, तो नहीं। लैम्डा का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, किसी का ज्यादा भी होता है, किसी का बहुत कम होता है। जैसे हम बोले कि श्वेत प्रकाश का जो उजला प्रकाश है, इसका तरंगदैर्घ्य कहां से कहां होता है, तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा ही का बात कर रहे हैं, इसका तरंगदैर्घ्य कहां से कहां होता है, तो श्वेत प्रकाश का लैम्डा का जो वैल्यू है ना, 3800 एंगस्ट्रम से 7800, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। या इसको अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, ये एंगस्ट्रम का है, ये जो ए के ऊपर जीरो मार रहे हैं इसको क्या पढ़ रहे हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या है, तो एंगस्ट्रम भी दूरी का ही मात्रक है। दूरी का मात्रक एक है कि बहुत सारा, दूरी नापने का बहुत सारा है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मील, सुन रहे हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, एगो दूगो मात्रक है। तो आपको पता होना चाहिए सबके बारे में कि सब कैसे कौन सी नापते हैं हम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। एसआई मात्रक, एक छोटा मात्रक है जिसका नाम है एंगस्ट्रम। क्या नाम है, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10 के पावर माइनस एक नैनोमीटर। क्या लिखा हुआ है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है नैनो मने 9, याद रह जाएगा, नैनो मने तो 10 के पावर -9, 10 के पावर। अब माइक्रो मने 6, माइक्रो मने, अगर कोई बोले कि एक माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर को इसे लिखते हैं एक माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर का मतलब 10 के पावर -6 मीटर। अब मिलीमीटर तो जानबे करते हैं, 10 के पावर -3। क्लियर है क्या? तो तीन वो नया चीज सुने हैं या पहले भी सुने होंगे, लेकिन ध्यान में रख लेना, डायरेक्टली पूछ देगा कि एक एंगस्ट्रम का मान किसके बराबर होता है, 10 के पावर। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, दूरी। एंगस्ट्रम बोले, नैनोमीटर बोले, माइक्रोमीटर बोले, मीटर बोले, किलोमीटर बोले, सब किसका मात्रक है, दूरी का। एसआई मात्रक कौन है, तो ये एसआई मात्रक है, बाकी सब मात्रक है। सबको एसआई मात्रक नहीं बोल सकते। एसआई मात्रक समझते हैं, एसआई मात्रक किसको बोलते हैं, जो पूरा दुनिया मानता है। एसआई का मतलब होता है, एसआई मात्रक बोलते हो ना, एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेशनल समझते हो ना, इंटरनेशनल में अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब सब देश मिलकर, जैसे सब देश आपस में व्यापार करता है, नहीं करता है। कोई तेल बेच रहा है, कोई गेहूं बेच रहा है, कोई चीनी बेच रहा है ना,
तो कोई भी चीज अगर हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो कोई मात्रक होना चाहिए ना, कि बिना मात्रक के बेच दोगे? नहीं ना, ऐसा संभव है? हम लोग दुकान से चीनी लेने जाएं, आप बोले कि हमको चीनी दे दो, दे देगा? कि साथ में कुछ बोलना पड़ेगा कि आधा किलो दो, 1 किलो दो? बोलेंगे तभी ना देगा। बोलेंगे चीनी दे दो तो उसके पास तो चीनी बहुत सारा है, सब दे देगा? नहीं ना, तब मात्रक जरूरी है। अब यही मात्रक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो मात्रक का चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे, मात्रक से 1-2 सवाल आपको मिलेगा, ठीक है? तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। अभी हम बात किस पे कर रहे थे? प्रकाश। तब प्रकाश का चाल के लिए बस एगो फॉर्मूला बताए कि C = F × इसी क्वेश्चन पे बहुत सारा सवाल बन जाता है, जिसपे हम हमेशा देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ इस पे आ रहा है। तो प्रकाश का चाल कौन सी में नापना है? फ्रीक्वेंसी को, लैम्डा को, लैम्डा का और मात्रक हुआ, जिसमें कौन कौन आया? तो नीचे लिखिए, तो इसको लिख लीजिए डायरेक्टली, 1 एंगस्ट्रम बराबर जो लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख लो, जो इसको घेरे हैं इसको खाली लिखना। लिख लिए? यहां तक क्लियर है? 3-4 को सवाल बनाए, एक फॉर्मूला से ही बनाए, मिटा दें। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। तो पूछेगा कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है? आज 4 को ऑप्शन दे देगा। प्रकाश एक, सुने ऐसा ना कि प्रकाश एक तरंग है? प्रकाश एक तरंग है, ऑप्शन में लिखेगा, लिखो, क्वेश्चन का डायरेक्ट लिखवा देते हैं या हम डायरेक्ट आंसर लिखवा देते हैं। लिखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, जिसे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसे गमन करने के लिए, जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता, जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा जिसे गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा निर्वात या हवा में, तथा निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल, तथा निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल, तथा निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात या हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आया ये पॉइंट? पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, आंसर जुबान पे होना चाहिए। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय। अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है। जो हम बोल रहे हैं साउंड, ये कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? आवाज है, साउंड, ये अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है? अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। बस 2 को कम से कम याद रखना, हम अभी 1 को लिखवा दिए, साउंड भी आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है? तो प्रकाश कैसा तरंग है, क्लियर है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय जिसका निर्वात या हवा में प्रचाल कितना होता है? ये दोनों एक ही चीज में लिखा है ना, ये समझ में आ रहा है ना? यहां पे मीटर, यहां पे, तब मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा ना।
तो 1000 से भागा देंगे, 3 जीरो खत्म हो गया, तो 8 था, तो अब कितना हो गया 5, 3 जीरो कट गया, क्योंकि मीटर से किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भागा देना ही पड़ेगा। जैसे 1000 मीटर है, बोले कितना किलोमीटर, तो क्या करोगे, 1000 मीटर है, पूछे कितना किलोमीटर है, तो कैसे पता किया, तब भागा 1000, 1000 कट गया तो 1 किलोमीटर आ गया। ये नहीं करते हैं। तो यहां पे भी क्या था, मीटर, इसको बदलना है किसमें, तो कितना से भागा दोगे, तो 1000 से भागा देंगे तो 3 जीरो न कट जाएगा, तो कितना बचेगा 5। क्लियर हुआ। तब प्रकाश से कैसा तरंग मिला, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ, पूरा एक साथ याद रखना है, विद्युत चुंबकीय। अब यहां पे ध्यान दो, देखो प्रकाश चलता कैसे है, ये आपको कैसे दिख रहा है, एगो ऊपर से एगो नीचे से, ध्यान से देखो एक बार फिर से, कि आपको एक ऊपर और एक नीचे दिख रहा है कि कुछ और दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे, एक खड़ा और एक ऐसे पड़ा, ये दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है, इसलिए इसको छोटा बनाए हैं। समझ रहे हो कि नीचे की तरफ नहीं है, ये ऐसे है, एगो तो बोर्ड पे दिख ही रहा है कैसे, रेड वाला, और जो येलो बनाया ना, येलो, ये नीचे नहीं है, ये ऐसे है। समझ में आ रहा है, कितना डिग्री पे है, हाँ 90 डिग्री पे है। तो आप याद रखिए, इसके ऊपरे वाला को मानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र है, क्या मानते हैं इसको, क्या बोला, प्रकाश कैसा तरंग, विद्युत चुंबकीय। तब विद्युत अचुंबकीय दो शब्द आया, विद्युत मतलब विद्युतीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, और चुंबक, विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तब प्रकाश में दोनों तरह का क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र भी है, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना का कोण होता है, दिख रहा है 90 डिग्री। दूसरा सवाल, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कलांतर कितना होता है, कलांतर, जिसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कलांतर। क्या आप नाम सुने हैं कलांतर का, सुने हैं, तो देखिए कलांतर किसको कहते हैं, बताओ। ये दोनों जो ग्राफ हम बनाए हैं, इस शुरू यहीं से हुआ है, शुरू जीरो से ना हुआ है, अगर ये जीरो से शुरू हुआ है तो दोनों के बीच में कलांतर नहीं है, मतलब जीरो, जिसे हम कलांतर भी दिखाते हैं। देखो इधर एक ग्राफ ऐसे बनाए, ठीक, एक ग्राफ ऐसे बनाए, अब बोलो ये दोनों जीरो से शुरू हुआ है, नहीं ना, एक जीरो से शुरू हुआ है, आई 90 से शुरू हुआ, ये कहां से शुरू हुआ, ये जीरो है, आई वाला π/2 है, 90 डिग्री है, π/2 बने 90 डिग्री। तो ये दोनों के बीच में कलांतर पूछे तो 90 हो गया, और यहां पे जो दिख रहा है तो दोनों तो जीरो से शुरू हुआ है, तो कलांतर कितना, लेकिन बोले कि आपस में एंगल कितना, कोण कितना, तो 90। तो दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। बोलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर कितना होता है, तो जीरो। आप विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है, समझ में आया बात, लिखो, लिखिएगा। प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र, प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर, के बीच कलांतर 0 डिग्री होता है।
प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है? क्या है कि दोनों जीरो से शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र, प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। प्रकाश में विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन अभी तुमको बताया ना, इस सब प्रकाश के गुण पर सवाल बना है। सब ठीक है? इसमें कोई न्यूमेरिकल नाम का चीज नहीं है, बस याद रखने वाला चीज है कि प्रकाश है तो प्रकाश के पास क्या गुण है, और गुण पे ये सब क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है? तो एक बार एक उसको नजर से मार लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगला प्रॉपर्टी लिखने का जरूरत नहीं है, आपको शायद पता होगा तो जवाब दीजिएगा। देखो, ये एक लाइन खींचे ना, इसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि हवा है, और इसके नीचे बोल दिए कि पानी है। ठीक? तो सबसे पहले ये बताइए कि लाइन है कि एक सतह होगा? एक सतह होगा। एक लाइन से हवा पानी को कैसे बांट दें? हम नहीं बांट सकते। जैसे हम यहां पे है ना, तुम जहां पे बैठे हो, मान लो कि गड्ढा है, तालाब है, इसमें पानी लाके मोटर चालू कर दे, पानी भर जाएगा। हम ऊपर खड़ा है, पानी एकदम इसके लेवल पे आ गया, पानी इसके, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस सरफेस के, इस सतह के ऊपरे हवा है और इसके जस्ट नीचे? बताओ, इस सतह को क्या बोलते हैं जो दो माध्यम को बांटता है? इसको बोलते हैं अंतरापृष्ठ। क्या बोलते हैं? अंतरापृष्ठ। कोई बोले कि अंतरापृष्ठ क्या है? तो अंतरापृष्ठ एक सतह है। अंतरापृष्ठ एक सतह है जो दो माध्यम को बांटता है। इस सतह के ऊपर अलग माध्यम, इस सतह के नीचे क्या दिख रहा है? इस सतह के ऊपर और इस सतह के नीचे, तो इस सतह का नाम अंतरापृष्ठ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, अच्छा ये जानते हैं विरल और सघन? विरल मतलब और सघन मतलब, ये दोनों में से कौन विरल है, कौन सघन है? हवा क्या है? विरल। हवा क्या है? अब पानी? किसी बच्चा को ऐसा हो कि सर हमको नहीं पता चला कि कैसे विरल कैसे सघन हुआ, हाँ बताइएगा। विरल सघन पहचानना सबको आता है कि नहीं आता? पहले बताओ। नहीं आता है? नहीं आता, सीखिए। इधर देखिए, समझना क्या, बिल्कुल आसान है, एक बार दिमाग में बैठ गया हमेशा के लिए रहेगा। जैसे हम बोले कि हमारे पास 3 गो बर्तन है, हमारे पास 3 गो बर्तन है और तीनों का आयतन बराबर है। आयतन समझते हो ना? इसमें कितना चीज अटेगा उसको आयतन बोलते हैं। तो तीनों का आयतन मान लो कितना है? भी है। भी आयतन मान लिया तीनों का बराबर है। एक में डाल दिए हवा, एक में क्या डाल दिए? एक में डाल दिए पानी, एक में क्या डाल दिए? एक में डाल दिए कांच, एक में क्या डाल दिए? कांच। ठीक है, आप बताओ सबसे भारी कौन रहेगा? हवा वाला बर्तन, पानी वाला बर्तन कि कांच वाला बर्तन? सबसे भारी पानी वाला होगा, कांचों से भारी? बराबर रहेगा, तीनों का आयतन बराबर है, बराबर आकार का बर्तन है, 3 गो गिलास है। ठीक, 3 गो गिलास है तुम्हारे पास, एक गिलास में पानी लिया है, एक गिलास में हवा लिया है, दोनों को तराजू पे चढ़ाओ, बराबर रहेगा? आप कहता यस सर। बराबर कैसे रहेगा? एक गिलास बस खाली है, उसमें हवा है, उसको तराजू पे रख दीजिए, एक गिलास में पानी डाल के तराजू पे रख दीजिए, भारी कौन आएगा? पानी वाला आएगा कि बराबर आएगा? नहीं आएगा ना, पानी वाला भारी हो जाएगा। और उसमें तुम कांच डाल दिया तो और भारी हो जाएगा। कांच ठोस है, पानी द्रव है और हवा गैस है, तो सबसे भारी कौन होता है? ठोस। सबसे भारी कौन होता है? उसके बाद और सबसे हल्का ये होता है ना। इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि बराबर आयतन में अगर हम ठोस, द्रव और गैस लें तो सबसे ज्यादा भारी कौन होगा? ठोस। उसके बाद
और उसके बाद तो बताओ इसको घनत्व कहते हैं। मास बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान, मास मतलब, अब वॉल्यूम मतलब आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घनत्व, डेंसिटी। क्या कहते हैं? घनत्व, अंग्रेजी में डेंसिटी। तो देखो आयतन तो तीनों का बराबर था, आयतन तीनों का बराबर है, लेकिन द्रव्यमान सबका, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका था? तो इसका घनत्व भी। उसके बाद और उसके बाद जिसका घनत्व ज्यादा होगा ना उसको सघन मानना, जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसको क्या मानना, और जिसका घनत्व कम होगा उसको, बस यही दिमाग में रखना। दिमाग में सेट नहीं हो गया कि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा तो ठोस सघन रहेगा, द्रव का उससे कम तो ठोस द्रव ले रहे हैं अगर मान लो तो ठोस वाला को क्या मानेगा? द्रव को। अगर हम ठोस द्रव नहीं लिए हैं, द्रव और गैस ले लिए जैसे कि हवा और, तो बताओ किसका घनत्व ज्यादा है? पानी का। और कम किसका है? तो जिसका ज्यादा है। समझ में आ गया? अब तुम जनरल दिमाग में क्या सेट करो कि ठोस सघन, द्रव उससे कम सघन, गैस बिल्कुल विरल हो जाएगा क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। देखो हम बोले कि हमारे पास दो गो नाम है, नाम है हवा, हीरा। ठीक है, दो गो माध्यम लिखे ना, हवा और, बताओ सघन किसको बोलोगे? हीरा को। हीरा ठोस होता है ना, तो किस में आएगा? सघन। ये वाला समझ में आया? हम बोले कांच हीरा, सोच समझ के बोलना। कांच और दोनों ठोसे हैं, कांच भी ठोस और हीरा भी। तुमको क्या लगता है किसका घनत्व तो ज्यादा है? हीरा का। हीरा का घनत्व तो ज्यादा है। दुनिया में पाया जाने वाला जितना भी पदार्थ है ना, सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होता है? हीरा का। तो हीरा का घनत्व तो ज्यादा, ठीक है, उसी इसको बोलेगा सघन। तो क्या बन जाएगा? सघन। आई वाला विरल। समझ में आ रहा है? कांच और पानी, कांच पानी, बताओ कौन सघन? कांच सघन, काहे की ठोस है। आप पानी अब पहचान लोगे ना? चलो ठीक। देखो गुण क्या बता रहे थे हम? सघन विरल आपको पहचान दिया, मतलब आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए पहचानने में। जो ठोस रहेगा सघन, जो द्रव रहेगा उसके सापेक्ष में विरल। ठीक है, अगर गैस रह गया तो और विरल, तो रहेगा कोई दुए को ना। अब देखो ये अंतरापृष्ठ का मतलब ये आपको बताए कि जो दो माध्यम को बांटता है, यहां पे माध्यम कौन है? यहां पे माध्यम कौन है? ये दोनों को बांट कौन रहा है? अंतरापृष्ठ पड़ेगा। अगर लंबवत कोई लाइन खींच दें, लंबवत, लंबवत मतलब, तो इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। ठीक है, ये जानते होंगे आप। अब देखिए प्रकाश कैसे आ रहा है? प्रकाश को हम ला रहे हैं ऐसे। ठीक है, बताओ प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाह रहा है? विरल से। विरल से आ रहा है ना, और जाना कहां जा रहा है? तो क्या ये सीधा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो किधर बेंड करेगा, किधर मुड़ेगा, ये बताओ। यह विलंब है, तो यह विलंब के तरफ मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर मुड़ेगा? बोलिए जल्दी, जो जिसको लगता बोलिए। अभिलंब से दूर, अभिलंब से तरफ, दोनों आंसर आ रहा है। देखो सही आंसर अभिलंब से तरफ, अभिलंब की तरफ। ये याद रखना, ये गुण है। ये क्या है? तो गुण है तो उसको हम याद ना रख सकते हैं। जैसे जब भी, ये कैसे पता किया गया? तो प्रकाश को हवा से पानी में भेज के देखा गया, हवा से पानी में भेज के। तो कायदे से प्रकाश को चलना चाहिए था सीधा, लेकिन देखने को क्या मिला कि प्रकाश जब भी हवा से पानी में जाता है तो किधर मुड़ रहा है? तो इसको गुण बना दिया गया कि प्रकाश जब भी विरल माध्यम से
तो किधर मुड़ेगा, याद हो जाएगा। इसका उल्टा, अगर हम बोले कि प्रकाश, अगर हम बोले कि प्रकाश ऐसे जा रहा है, अब बताओ कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है ना, तो इसका उल्टा होगा। अभी अभिलंब के तरफ आया था तो अब अभिलंब से दूर जाएगा। इसको भी चलना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा चलेगा नहीं, अभिलंब से दूर जाएगा। देखो अभिलंब इन्हें है ना, तो इसके तरफ गया कि इसके दूर गया, समझ में आया। तो जब प्रकाश विरल से तो अभिलंब के तरफ, और जब प्रकाश सघन से तो अभिलंब से। और दोनों याद करना कि एगो 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 याद रहेगा, दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कि प्रकाश विरल से तो किधर मुड़ता है, तो दूसरा का अपने आप नहीं पता चल गया कि सघन से विरल जाएंगे तो दूर जाएगा। तो लिखवाने का जरूरत है, अगर जरूरत है तो लिख लो, जरूरत है जिसको लिख लो, लिख लो, सबको लिख लो, एक पॉइंट में लिखवा देते हैं। लिखिए प्रकाश, प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में गमन करता है या प्रवेश करता है, बात एक के है। प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में गमन करता है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्लियर है। तो गुण से बस इतना ही से गुण से सवाल बनेगा। जो जो कुछ भी आपको पढ़ाए हैं उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए, इसके बाद हेडिंग डालिएगा दर्पण। दर्पण इसको कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल जानते हैं, चैनल का नाम